first edition of the Naharji, the Bookathon presented in association with the Raisoni Foundation. In this session, we're going to explore the book Batla House, An Encounter That Shook the Nation by Karnail Singh. This session will be moderated by Mr. Tarun Nangia. Tarun Nangia is a producer and host of Legally Speaking with Tarun Nangia. Legally Speaking with Tarun Nangia is India's first TV show to have hosted a sitting Supreme Court judge. Tarun has hosted Supreme Court judges from America and the King's Council from the United Kingdom on his show. The show routinely features judges, law officers, and senior advocates. He has also done biographical interviews of eminent jurists like Abhishek Manu Singhvi, senior advocate Mukul Rohatgi, the former Attorney General of India, Mr. Arun Jaitley, the former Union Finance Minister, Rayan Karanjawala, Managing Partner, Karanjawala & Co., and many more. Without further ado, I'd like to hand over the session to the moderator. 13 सितंबर 2008 दिल्ली के जीके ग्रेटर कैलाश, करोल बाग जो कि एक बहुत बिजी सा रहने वाला मार्केट है, और कनॉट प्लेस जो देश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मार्केट है, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। और इसी के 5 दिन बाद यानी 19 सितंबर 2008 को दिल्ली में बाटला हाउस में एनकाउंटर होते हैं, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे जाते हैं एनकाउंटर में। एक दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर भी जान गंवाते हैं इस एनकाउंटर में, और एक टेररिस्ट अरेस्ट हो जाता है। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ये कार्रवाई है जिसमें ये एनकाउंटर हो जाता है। और उसके बाद आप देखो तो पूरे देश में एक तरीके से जो टेरर का माहौल है यानी बॉम्ब ब्लास्ट कम होना शुरू हो जाते हैं, और आप देखेंगे कि हमारा देश पिछले 10-15 साल में कितना शांत है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक कैसी कार्रवाई थी जिसके बाद दिल्ली में और पूरे भारत से टेरर का एक जो माहौल था वो कम हुआ, और ये कैसे हो पाया ये आज हम जानेंगे उस ऑफिसर से जो उस समय दिल्ली के स्पेशल सेल के हेड थे, जो उसको लीड करते हैं। आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है कर्नल सिंह। और अगर उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो उनकी ख्याति है कि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ रहे हैं, वो स्पेशल सेल के हेड रहे हैं, वो मिजोरम के डीजीपी रहे हैं, और वो आजकल सर्कल ऑफ काउंसिल्स नामक लॉ फर्म के मैनेजिंग पार्टनर है। तो सिंह साहब मैं आपको क्या बुलाऊं, मैनेजिंग पार्टनर ऑफ लॉ फर्म सर्कल ऑफ काउंसिल्स, क्योंकि आप एडवोकेट क्वालिफाई कर चुके हैं और बड़े बड़े केसेस आजकल लड़ते हैं। आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ रह चुके हैं, आप डीजीपी रह चुके हैं मिजोरम के। या मैं आपको लेखक बुलाऊं, बिकॉज मेरे सारे जो आज के श्रोता हैं वो देखेंगे कि सिंह साहब ने 2 किताबें लिखी हैं जिनको आप देख सकते हो। ये एनकाउंटर के ऊपर बाटला हाउस के, आप इनको खरीद करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है ये, सारे एनकाउंटर के और एनकाउंटर तक जितनी सारी घटनाएं हुई हैं उस बारे में डिटेल में विस्तार से बताया गया है। तो आप ये बुक ज़रूर खरीद के इसको पढ़ें। पर आज हम सिंह साहब से कुछ जानेंगे। पहले सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतना सब कुछ आपने किया लाइफ में, बट ये जो घटना है ये आपके लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट घटना है जिससे टेररिज्म ख़त्म हुआ। तो क्या आप हमें ये बता सकेंगे कि ऐसा क्या हो रहा था इस देश में 95, 92, 93 से लेके 2009, और फिर बाटला हाउस होता है और उसके बाद में टेररिज्म की घटनाएं कम हो जाती है। अब अगर आप विस्तार से हमारे से व्यूअर्स के साथ शेयर करें। अगर हम जिहादी टेररिज्म की बात करें, हाँ, कश्मीर में 89 में शुरू हुआ था, हाँ, और रेस्ट ऑफ इंडिया में 93 के शुरू में जिहादी टेररिज्म शुरू हुआ। उसमें मेन ऑपरेटर थे उस समय अब्दुल करीम टुंडा था, एक जलीस अंसारी था। बॉम्बे में ट्रेन ब्लास्ट किए थे उन्होंने काफ़ी सारे। ये 90s में, 93 में जी। तो उस समय सीबीआई की टीम ने जलीस अंसारी और उसकी टीम को पकड़ा था, लेकिन अब्दुल करीम टुंडा जो था वो पाकिस्तान भागने में कामयाब हो गया 93 में जी। हाँ। और पाकिस्तान में भागने के बाद वो लश्कर तैयबा ज्वाइन कर लिया। वो बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट था। वहाँ पर वो मदरसों में जाके तकरीर करता था, बांग्लादेश में भी और स्पॉट करता था कि कौन आदमी जो है वो मोटिवेट हो सकता है टेररिज्म ज्वाइन करने के लिए। फिर उनको ट्रेनिंग में भेजता था, उसके बाद इंडिया उनको भेजता था।
तो उसने 4 रेजिडेंट एजेंट इंडिया में स्थापित किए, एक दिल्ली में, एक कलकत्ता में, एक मुंबई में और एक हैदराबाद में। उनका आइडिया था कि जो रेजिडेंट एजेंट बन जाएगा उसके बाद वो फिर बिजनेस अपना सेटअप कर लेगा, बिजनेस सेटअप करने के बाद फिर और लोग उसके पास आएंगे। इस तरह से वो ऑपरेट कर रहा था। इन्होंने फिर दिल्ली और उसके आसपास करीब 42 ब्लास्ट किए। 42? जी। उस समय मैं क्राइम ब्रांच में था, दिल्ली पुलिस की डीसीपी क्राइम था, तो हमारी टीम ने उस पर वर्क शुरू किया और 98 के बिगिनिंग में हमने उस पूरे गैंग को क्रैक किया। तो ये एक पहला फेज था जिसमें जनरली पाकिस्तान से लोग आते थे ट्रेनिंग लेके, और मोस्टली पाकिस्तान के या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग थे या बांग्लादेशी थे। उसके बाद 9/11 हुआ। 9/11 के बाद एक वर्ल्ड ओवर टेररिज्म के ऊपर नया कि टेररिज्म को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो कंट्री टेररिस्ट को हेल्प करती हैं फाइनेंशियली या किसी तरह से, उन कंट्री को नेगेटिव वे में देखा जाने लगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो थी उसमें भी एक आयाम जुड़ गया टेररिज्म के ऊपर, टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उनके भी कुछ नोटिफिकेशंस आए। उसके हिसाब से जो टेरर फाइनेंसिंग थी उनको खत्म करना था। तो पाकिस्तान की ये मंशा रही उसके बाद कि पाकिस्तान का नाम ना आए। तो इंडिया में जो लोग टेररिज्म ज्वाइन करना चाहते थे या ISIS को ज्वाइन करना चाहते थे, उन लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया और पाकिस्तान में नॉट ओनली इंडिया से, डिफरेंट कंट्री से लोग आके ट्रेनिंग लेते थे। अच्छा। जो इंडियंस थे उनको ISIS पे ज्वाइन करने के बजाय वो मोटिवेट करते थे, और वहां पर इवन ISI के लोग आते थे उनको ट्रेनिंग कैंप्स में। ये नहीं है कि ये POK में, यस, लश्कर तैयबा ट्रेनिंग दे रही है या जैसे मोहब्बत ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान ISI के ऑफिसर्स आते थे। ये हमारे इंटरोगेशन में आया है उस समय, और फिर वो उनको मोटिवेट करते थे कि इंडिया में ब्लास्ट करो। उन्होंने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इंडियन मुजाहिदीन, जिन्होंने 2004 से इंडिया में ब्लास्ट शुरू किया। डिफरेंस ये था, पहले फेज में जो लोग थे, जब 90s में जो लोग थे, वो जनरली मदरसा ओरिएंटेड थे। सेकंड फेज में जो लोग थे ये एजुकेटेड ओरिएंटेड थे। जो एजुकेट, पढ़े लिखे लोग टेररिज्म। इंडियन मुजाहिदीन में जो भी इसके लोग थे वो कॉलेज एजुकेटेड थे, अच्छी क्लासेस में पढ़ते थे। एक तो इसमें कंप्यूटर एक्सपर्ट था पीर वो है, तो और भी लोग थे इसमें। तो ये दोनों में डिफरेंस था। तो 2004 से लेके जगह जगह इन्होंने ब्लास्ट शुरू किए, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में और राजस्थान में, जयपुर में। ये इंडियन मुजाहिदीन है। देन इसमें गुजरात में 2 जगह किए थे उन्होंने। 26 जुलाई को प्लांट 2 जगह किए थे। 26 जुलाई 2008 को एक तो अहमदाबाद में और एक सूरत में। फॉर्चुनेटली सूरत वाले ब्लास्ट बॉम्ब जो है एक्सप्लोड नहीं करे, क्योंकि उनका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो था उसमें एक कैपेसिटर नहीं लगा था, जिसकी वजह से ब्लास्ट। वहां पर 28 बॉम्ब प्लांट किए। सूरत में 28 बॉम्ब प्लांट किए थे, पूरा शहरी। यस, लेकिन वो डिटेक्ट हो गए टाइमली। अहमदाबाद में इन्होंने ब्लास्ट किए 26 जुलाई को। उसके बाद कुछ लोग पकड़े गए, वो जो सिमी के वहाँ लोग पकड़े गए जिन्होंने इंडियन मुजाहिदीन को लॉजिस्टिक सपोर्ट की थी, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन के लोग नहीं पकड़े जा सके। उस इंटेरोगेशन के दौरान गुजरात पुलिस को पता लगा जो इंडियन मुजाहिदीन के लोग वहाँ थे उनके पास 4 फोन थे, लेकिन वो आपस में बात करते थे। तो ये आप जब डिटेक्ट कर रहे थे? हाँ जी, तो वो आपस में बात कर रहे थे और किसी से बात नहीं करते थे। उस फोन को डिटेक्ट करते हुए उसमें उन फोन्स पे एक कॉल बाहर से आई थी केवल। दैट वाज ए, जैसे कोई कॉल आती है उसको हम काट दें, तो मिस्ड कॉल नहीं कह सकते इसको, रिसीव्ड कॉल भी नहीं कह सकते, लेकिन एक कॉल 1 सेकंड की कॉल रिकॉर्ड पा जाती है। ठीक है। तो एक कॉल आई थी 1 सेकंड की जो बॉम्बे से थी। जनरली लोगों ने, पुलिस एजेंसी ने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन हमारे जो इंस्पेक्टर थे जो इस केस को डील कर रहे थे, मोहन चंद शर्मा, उन्होंने इसको इग्नोर नहीं किया। इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करा और उन्होंने देखा कि ये फोन जो है एक्चुअली लखनऊ का रहने वाला कोई आदमी था जो बम्बई गया था, और बम्बई से उसने अहमदाबाद में बात की, लेकिन अहमदाबाद नहीं गया, गुजरात नहीं गया वो। उसका एक कनेक्शन दिल्ली में मिला, बाटला हाउस के एरिया में। तो ये एक ट्रेल आई।
वो फोन भी बीच में जो 5 फोन थे उनमें से एक फोन दिल्ली भी आया था और इसी एरिया में रुका था। तो कनेक्शन लगता नजर आया कि बाटला हाउस से कोई ना कोई कनेक्शन इंडियन मुजाहिदीन के लोगों का है। फिर 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में ब्लास्ट हुए। 9 बम उन्होंने प्लांट किए थे। कैन यू इमेजिन कि चिल्ड्रंस पार्क में भी एक बम प्लांट किया था। चिल्ड्रंस पार्क में भी? यस, फॉर्चुनेटली वो बम नहीं फटा। 5 बम फटे 9 में से 3 पुलिस ने उसको डिसमेंटल कर दिया। एक उसका पता नहीं लगा कि वो कहाँ प्लांट हुआ था और किस तरीके से वो फटा नहीं, उसका नहीं पता लगा। तो उन्होंने बीच बीच में मेल भी किए। पहला मेल उन्होंने किया था शकरपुर से जब यूपी कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट के टाइम पे किया था कि कब करेंगे ये कि हम हो रहे हैं ब्लास्ट इस समय। अच्छा, वो मेल करके बता जी। सेकंड जो उन्होंने ईमेल किया था वो 13 मई 2008 को जयपुर में ब्लास्ट हुए थे, उससे एक दिन बाद किया था। लेकिन उसमें उन्होंने एनेक्शर लगाया था जिसमें एक क्लिप थी, वीडियो क्लिप थी, एक साइकिल पे बम रखा हुआ है। वो एक्चुअली वो बम था जो बाद में फटा था जयपुर में, फट गया। हाँ। तो दैट मीन्स ये उस आदमी का काम था जो आदमी एक्चुअली ब्लास्ट करते थे। तो दूसरी इन्होंने ईमेल की थी इसमें साहिबाबाद से, वो डिटेक्ट नहीं हो पाया। साहिबाबाद और इन दोनों जगह चेक किया गया। अनफॉर्चुनेटली पुलिस की डायरेक्शन के बावजूद जो साइबर कैफे के ओनर थे वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे कौन आया कौन गया। हाँ। फिर ईमेल आया जब गुजरात में ब्लास्ट हुए, वो आया बम्बई एरिया से, बॉम्बे से। उसके बाद एक ईमेल आया जब उन्होंने गुजरात पुलिस ने 15 अगस्त को कुछ लोग पकड़े 2008 में सिमी के, तो 23 अगस्त को उन्होंने किया कि भाई आपने तो बेकार के लोग पकड़े, हम तो अभी आप रोक लेना, हम अगर रोक सकते हो तो। उसका 13 सितंबर को दिल्ली में हुआ। 5वां ईमेल किया उन्होंने उस समय ब्लास्ट के टाइम पर। ब्लास्ट हुए सारे उस समय ब्लास्ट हुए। बिल्कुल ये था कि उनका ये था अगर ईमेल को पढ़ें तो ये था कि हमें पकड़ ही नहीं सकता कोई। हमारी दिल्ली पुलिस की जो टीम थी लेड बाय इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, वो इसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो 18 सितंबर को एक इनपुट आता आईबी के थ्रू, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसमें डीपी सिन्हा जी थे उनके आईजी, उन्होंने मुझे रिंग किया कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया कि जब 26 जुलाई 2008 को गुजरात में ब्लास्ट हुए थे अहमदाबाद में, तो 13 लोग राजधानी एक्सप्रेस से बैठ के इमीडिएटली बाद ब्लास्ट के दिल्ली आए थे। दिल्ली आए थे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, तो इस पे काम शुरू किया गया। तो पहला तो ये था कि ये तरीका हो सकता है कि भाई अहमदाबाद से कितने लोग ट्रेन में चढ़े दिल्ली के लिए, बट हमने रिवर्स शुरू किया कि अगर ये लोग दिल्ली से गए थे तो दिल्ली से रिजर्वेशन भी कराया होगा रिटर्न। तो जब वो देखा तो 13 लोगों ने एक्चुअली दिल्ली से रिटर्न रिजर्वेशन कराया था और सबके एड्रेस फाल्स निकले। अब ये भी ट्रेल हमारी खत्म होगी लगती थी, लेकिन मैंने मोहन चंद शर्मा से कहा ये चेक करो कि जिस फोन को जो हम डाउट कर रहे हैं दिल्ली का फोन, क्या वो फोन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जहां से ये रिजर्वेशन किया गया था, रिजर्वेशन के टाइम पे वहां पर थे क्या? तो पता लगा ये फोन वहां पर था, सारे ये वाला फोन था। तो फिर डाउट हुआ कि भाई अगर इसे ये फोन वहां भी था तो एक कनेक्शन नजर आता है। फिर हमने इनके पुराने जो हमने एक इसका फोन जो टेप कर रखा था, ऐसी कोई कॉल नहीं आ रही थी पहले, उनको एनालाइज किया। तो उसमें से एक आदमी करोल बाग में गया था और वहां से कह रहा था कि यहाँ पर ऑटो खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही है। अच्छा। ऑटो में ही ब्लास्ट हुआ था करोल बाग में। तो लगा कि कुछ ना कुछ कनेक्शन इनका है। तो 18 की रात को काफी डिबेट हुई कि भाई कब रेड की जाए वहां पे। रमजान का महीना था एक्चुअली, तो ये डिसाइड हुआ कि दिन के टाइम रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। और फिर ये भी था कि घर में होंगे या नहीं होंगे लोग। L18 बाटला उसका एड्रेस आया था, रेकी करने के बाद पता लगा उसकी 4th फ्लोर पे एक घर था, फ्लैट था। तो फिर हुआ कि टीम ऐसी बनाई जाए अगर वहां जाए रेड करे और वहां कोई ना मिले तो लोगों को पता ना लगे। तो सारे ये लोग प्लेन क्लॉथ में गए। पहली टीम जो है हमारी 7 लोग थे उसमें, मोहन चंद शर्मा लीड कर रहे थे, इस्माइल आर्म्स उनके पास थे।
और एक दूसरी टीम रखी गई जिसको एसीपी संजीव यादव जो है वो लीड कर रहे थे, वो थोड़ा डिस्टेंस पर रखी गई कि अगर कुछ वहां पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो दूसरी टीम रश करेगी। तो जैसे ही मोहन की टीम जो है कमरे में एंटर की, अंदर से फायरिंग शुरू हो गई उनके ऊपर। फिर दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें मोहनचंद को गोली लगी, एक हेड कांस्टेबल थे खड़क सिंह, उनको गोली लगी, और 2 टेररिस्ट को गोली लगी। मोहनचंद को इमीडिएटली उसको हेड कांस्टेबल को इवैक्यूएट किया गया और रीइंफोर्समेंट फिर संजीव का गया। फिर दोबारा वहां पर फायरिंग हुई और इस दौरान जो है 2 टेररिस्ट जो हैं मारे गए और एक वहां से पकड़ा गया। उसके इंटेरोगेशन के दौरान पता लगा कि इन्हीं लोगों ने जगह जगह ब्लास्ट किए हैं। उनके जो कंप्यूटर्स थे, उनके जो मोबाइल फोन्स थे, उसमें और भी क्लिप्स मिली। जैसे गुजरात में जब ब्लास्ट हुए थे तो जो बॉम्ब थे लगाने से पहले उन्होंने क्या किया कि सारे बॉम्ब को इकट्ठा किया IM की फॉर्म में। अच्छा, ऐसे जैसे लिख के हो जैसे I और M, और पीछे पर्दे पे इंडियन मुजाहिदीन अहमदाबाद गुजराती में लिखा था वो, और उसका फोटो था उसमें, वीडियो भी बना रखा था। इन्होंने एक और काम किया था, 4 कार जो है चोरी की थी, मतलब किसी चोर से ली थी 4 कार। 2 उन्होंने सूरत में यूज की थी और 2 इन्होंने अहमदाबाद में यूज की थी। इन्होंने हॉस्पिटल में लगाई थी बॉम्ब के साथ। हॉस्पिटल में? यस। तो सूरत वाली तो एक्सप्लोड नहीं करी थी, लेकिन यहाँ वाली एक्सप्लोड कर गई थी। इनका आइडिया ये था कि जब लोग हॉस्पिटल जाएंगे इलाज कराने के लिए, पेरेंट्स आएंगे हॉस्पिटल देखने के लिए, ये ब्लास्ट होगा वहां पर और लोग मरेंगे। दैट वाज देयर प्लानिंग। तो वो उन कारों में ब्लास्ट होने से पहले जो बम रखे गए थे उनके वीडियो थे और बहुत सारे सॉन्ग्स थे, मोटिवेशनल सॉन्ग्स थे, डिफरेंट कंट्रीज के फोटोग्राफ थे, ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम्स पे डिफरेंट कंट्रीज में जो है टॉर्चर किया जा रहा है या इल ट्रीट किया जा रहा है। बेसिकली मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल स्लाइड्स वगैरह थी कि भड़काने के लिए। और एक में तो ये लिखा हुआ था कि आई एम मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, इस तरह भी इन्होंने अपना वो बना रखा था। तो ये बेसिकली जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में मैंने बताया कि कैसे हुआ है। और इसके बाद जो है जो उनसे इंटेलिजेंस आई, इंफॉर्मेशन आई, दिल्ली पुलिस ने भी, महाराष्ट्र ने और डिफरेंट पुलिस ने, गुजरात ने इंडियन मुजाहिदीन के और लोगों को पकड़ा। कुछ इसमें से पाकिस्तान भाग गए। इसमें से एक टेररिस्ट जो है इंडिया में रहा और उसने एक नया मॉड्यूल बनाया जिससे उसने कुछ ब्लास्ट किए, लेकिन 2011 में वो स्पेशल सेल ने उसको पकड़ लिया। बाटला हाउस जब एनकाउंटर हुआ था तो 2 लोग मौके से भाग गए थे। वो दोनों भी पकड़े गए बाद में। हमारी स्पेशल सेल ने पकड़ा, एक को यूपी पुलिस ने पकड़ा था, एक को स्पेशल सेल ने पकड़ा, और दोनों कन्विक्ट हो चुके हैं लोअर कोर्ट से। एक उसमें से उनकी डेथ हो गई अभी, दूसरे का केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। बाकी और केसेस भी चल रहे हैं। जयपुर के केस में कन्विक्शन हो चुका है इन्हीं टेररिस्ट का, और बाकी ट्रायल में केस चल रहा है। जैसे आपने बताया कि ये जो एनकाउंटर हुआ बाटला हाउस का 2008 में, इसके बाद देश में बम ब्लास्ट के इंसिडेंट्स कम होके ऑलमोस्ट अब खत्म हो गए जी। तो क्या ये एक बहुत बड़ा डिसाइसिव मतलब एक तरह से होता है ना कि एक ऐसा पल था जिसमें कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद टेररिज्म का ऑलमोस्ट एक तरीके से बहुत कमी आ गई या खत्म हो गया? उसके बाद जो सिटी टेररिज्म था, कश्मीर वगैरह में तो अलग चीज है, जो आम शहरों में होने लग गया था, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, दिल्ली। जो जिहादी टेररिज्म है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे एक्सप्लेन कर रहा था, कश्मीर को छोड़ के वो ऑलमोस्ट इंडियन मुजाहिदीन ही कर रही थी सारा जी। और ये लोग पकड़े गए और इनके पकड़े जाने से वो टेररिज्म खत्म हो गया। इसके बाद मैं कह सकता हूँ एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है साउथ इंडिया में, लेकिन उस पर भी अभी एक्शन हुआ है रिसेंटली और वो भी कंट्रोल में लाया गया है। उसमें जो है यूआपा जो है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में उनको बैन किया गया है। तो धीरे धीरे जो है ये टेररिज्म बिल्कुल ही कंट्रोल हो रहा है, खत्म हो रहा है। एक आपने 2 इम्पोर्टेंट चीजें बताई आज। एक आपने देखा जब टेररिज्म 2000 से 2008-9 के बीच देखा गया बॉम्ब ब्लास्ट, उसमें एजुकेटेड थे ये जो टेरर करते थे। दूसरा आपने कहा इंडियन मुजाहिदीन, तो पहले तो पाकिस्तान की काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, लश्कर ए तोयबा वगैरह थे,
ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि इंडियन मुजाहिदीन बनाया जाए इंडिया का एक, और दूसरा ये एजुकेटेड लोग आना टेररिज्म में क्या खतरे की घंटी है? अनएजुकेटेड आना तो समझ आता है, किसी को पैसे देके आप बहला फुसला सकते हैं, जब कोई एजुकेटेड आ जाए तब। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन किस चीज़ की? मॉडर्न एजुकेशन उनको मिल गई है, हाँ, लेकिन रिलीजियस एजुकेशन उनको नहीं मिली। राइट। अब रिलीजियस जो एजुकेशन है, जो रिलीजियस स्क्रिप्ट हैं, उनके कई इंटरप्रिटेशंस हैं और उसी हिसाब से कई सेक्ट्स बने हुए हैं। राइट। जैसे इस्लाम में भी सलाफी है, राइट। सलाफिज्म जिसको बोलते हैं, Right. या वहाबिज्म है, राइट। ये हार्डकोर इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन है उनका। एंड इन्हीं की वजह से जो अलकायदा जिसको हम बोलते हैं अफगानिस्तान में, वो भी सोर्स वही है। हाँ, अब अलकायदा जो बेसिकली बनी, या जिहादी टेररिज्म बेसिकली अगर शुरू हुआ, ये जब रशिया ने अफगानिस्तान पे इन्वेजन किया उसके बाद से शुरू हुआ। फंडिंग हुई और एक टेररिज्म शुरू हुआ जिसकी कुछ ब्रांचेस पाकिस्तान में भी थी। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद बाद में बनी, और उधर अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान वगैरह में थे। 89 में कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। बेसिकली 87 इलेक्शंस के बाद कश्मीर में जो हुए थे, वहाँ एलिगेशंस थे कि वो इलेक्शंस रिग किए गए। उसके बाद वहाँ एजिटेशन शुरू हुआ और 89 में क्या हुआ, उधर रशिया का विड्रॉल हुआ अफगानिस्तान से। राइट। तो ये टेररिस्ट खाली हो गए, मतलब जो अफगानिस्तान में थे। यस। अब वो खाली हो गए तो दे स्टार्टेड मूविंग कश्मीर। तो अफगानी टेररिस्ट कश्मीर आए, जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के टेररिस्ट अफगान में काम कर रहे थे, हाँ, या लश्कर के टेररिस्ट अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, वो कश्मीर आ गए। हाँ, हुजी के टेररिस्ट जो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, वो कश्मीर की तरफ शिफ्ट होने शुरू हो गए। राइट। तो कश्मीर में एक टेररिज्म शुरू हो गया। राइट। और ये कश्मीर में जो टेररिज्म था धीरे धीरे फिर बढ़ा। राइट। जैसे जो वहाँ से पंडितों का निष्कासन हुआ उस टेररिज्म की वजह से, बाद में गवर्नमेंट ने एक्शन लिए उनके ऊपर। तो एक ये टेररिज्म उसके बाद जो है 90s के 3 के बाद ये जिहादी टेररिज्म रेस्ट ऑफ इंडिया में भी फैलना शुरू हुआ। राइट। तो जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अब्दुल करीम टूना का ग्रुप था, तो और बाद में ये बेसिकली जब 9/11 हुआ तो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का नाम आए। राइट। तो वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में आए। अच्छा। तो मोटिवेट करना, मतलब इंडियन बच्चों को ही मोटिवेट करना। अब वो कैसे शुरू हुआ इंडियन बच्चों को मोटिवेट करना? तिहाड़ में 3 लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, दिल्ली की जो तिहाड़ जेल थी, हाँ, एक टेररिस्ट था, हाँ, जो वहाँ था। बेसिकली ही वाज अफगान में भी काम किया था उसने टेररिज्म में, और अलकायदा और जैश ए मोहम्मद से भी कनेक्टेड था। जैश ए मोहम्मद तो बाद में बनी थी, इससे कनेक्टेड था लश्कर तैयबा से। तो वो जेल में बंद था दिल्ली के। एक किडनैपर भी जेल में बंद था, और एक और आदमी जेल में बंद था जो टेररिज्म को ज्वाइन करना चाहता था। अच्छा। वो कश्मीर भी गया था ट्रेनिंग के लिए। पाकिस्तान जाने की भी उसने कोशिश की थी पहले, जो है वो भी जेल में बंद था। यहाँ पर रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ जेल के अंदर। जो टेररिस्ट था वो इन दोनों को उसने रेडिकलाइज कर लिया। जेल से छूटने के बाद वो तो पाकिस्तान चला गया, ये दोनों कलकत्ता चले गए। अच्छा। कलकत्ता में इन्होंने किडनैपिंग से पैसे कमाने शुरू कर दिए, किडनैपिंग फॉर रैंसम। राइट। और उससे पैसे कमाने के बाद फिर ये पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में उस टेररिस्ट से मिले, उसके थ्रू लश्कर के उससे मिले, और तब तक जैश ए मोहम्मद भी बन गया था। जैश ए मोहम्मद के लोगों से मिले और उनसे कहा कि भाई आप हमें ट्रेनिंग दो हमारे लोगों को। तो उन्होंने कहा कि आपके लोगों को हम ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन हमारे लोगों को हम इंडिया भेजेंगे, उनको आप एडजस्ट करना। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ इंडिया में लोगों को मोटिवेट करना शुरू करा और पाकिस्तान भेजना शुरू करा। और उधर से जो टेररिस्ट आने शुरू हुए, जिनको उन्होंने कई जगह एस्टेब्लिश किया, हजारीबाग में किया, आगरा में किया। लेकिन वो लोग जो अमेरिकन सेंटर पे अटैक हुआ था आई थिंक 2001 में कलकत्ता में,
उसके बाद वो पकड़े गए, जो पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी थे वो। बट जो इंडियन लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, अब पाकिस्तान नहीं चाहता था इस समय, क्योंकि 9/11 हो गया कि उसका नाम आए कहीं। तो जो ये इंडियन वाले जो थे टेररिस्ट, इनको एक नया नाम दिया गया इंडियन मुजाहिदीन, ताकि ये लगे कि जो टेररिज्म है वो इंडिया की अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से है। तो वो ब्लेम इंडिया पे शिफ्ट हो बजाय पाकिस्तान के। लेकिन इस केस के बाद, इंटेरोगेशन के बाद क्लियर हो गया कि पाकिस्तान का क्या रोल था। तो ये बच्चे क्या वहां जाते थे पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए? बांग्लादेश के थ्रू पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए जाते थे। बांग्लादेश की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो है हरकतुल जिहाद इस्लामी, वो बांग्लादेश में इनका नकली पासपोर्ट बनाती थी और फिर इनको पाकिस्तान भेजती थी। पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप अटेंड करते थे। ट्रेनिंग कैंप में उनके इंटरोगेशन से जो पता लगा कि ISI के लोग मिलने आते थे। इवन कई बार जब एयरपोर्ट पे अगर इनकी फ्लाइट 1-2 बार लेट होगी कुछ लोगों की इसमें, तो वहां भी आते थे मिलने कि भाई तुम अच्छा काम करना इंडिया में जाकर। अच्छा काम करने का मतलब है ब्लास्ट करना है इंडिया में जाके, मतलब इस तरह की उनको बार बार मोटिवेट किया जाता था। तो ये रीजन है कि वो जो है इंडियन मुजाहिदीन इसको नाम दिया गया। एक मुझे इससे हमको सीख क्या मिलती है, अब हम इस पे आ रहे हैं, जो अभी आपने इंसिडेंट्स एक्सप्लेन किए कैसे ये हुआ है। आपने बीच में बताया कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, पर हम ऐसा नहीं देखा कि वहाँ के कोई लोग टेररिस्ट बने। तो इसमें एक फैमिली की टीचिंग्स का इंपॉर्टेंस होता है कि फैमिलीज अपने बच्चों को कैसे मतलब देखते हैं कि बच्चा जब कोई गलत जगह जा रहा है तो उसको वहां रोके। फैमिली का रोल आपको कोई लगता है? आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम इनका मोटिवेशन का पैटर्न देखें, मैंने अपनी किताब में पूरा मेंशन किया कि मोटिवेट कैसे करते थे। अपने फ्रेंड को लेके बैठ गया, वन ऑफ द टेररिस्ट जो है, उसको इनिशियली कहते थे भी तुम्हें नमाज पढ़नी आती है, तुम्हें ये पढ़ना आता है, तुम्हें वुजू करना आता है, जस्ट टू मेक हिम सबऑर्डिनेट टू यू। उसको नहीं आता, ठीक है, ठीक है। फिर उसको इंटरप्रिटेशन बताना शुरू करते थे, जिहाद करना चाहिए। अब जिहाद का गलत मीनिंग जो इन्होंने सीखा है वो सिखा देंगे, वो उसको सिखाने लगते थे कि भाई आपको ये बेनिफिट मिलेगा, मरने के बाद बड़ी सहूलियत हो जाएगी, एंड जिहादी लोग तो बड़े वो होते हैं। तो इस तरह से उनको मोटिवेट करके, अब ये बताइए कि अगर कोई बच्चा जो है 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए पाकिस्तान गया है, सर्टेनली घर वालों के टच में तो नहीं है, कॉलेज भी नहीं जा रहा है, उसके फ्रेंड्स को भी पता है कि ये कहाँ गायब हो गया। अगर ऐसी स्थिति है तो पेरेंट्स को पूछना तो चाहिए तो कहाँ गया था। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जब पेरेंट्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट कर देते हैं, तो उसका बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है। और ये इम्पैक्ट इन लड़कों पे देखा गया कि इनको फैमिली वालों ने नहीं पूछा, सोसाइटी ने नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, 1-1 महीने कहीं गायब रह रहे हो, तो कहाँ मतलब है तुम्हारा, क्या कर रहे हो। तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। अगर फैमिली उनको टाइमली कंट्रोल करे, फैमिली उनको रिलीजियस एजुकेशन के बारे में डिस्कस करे, तो लोग गलत इंटरप्रिटेशन नहीं बता सकते उसको, बिकॉज फिर वो काउंटर क्वेश्चन करेगा। लेकिन जिसको कुछ पता ही नहीं है उसको तो बहला फुसलाना आसान होता है। एक मुझे आपसे जानना, ये तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन की मतलब जो उद्योगपति है या जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी क्या एक तरीके से आपके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जैसे आपने साइबर कैफे के बारे में बताया, या आपने कि आपको वहाँ पे लिस्ट नहीं मिला, जनरली लोगों की, आम जनता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डायरेक्शंस दी गई हैं पहले तो उसको समझें। फॉर एग्जांपल वो शकरपुर का मैंने बताया और साहिबाबाद का बताया, आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट लगता है कि जो आया उसका नाम और फोन नंबर लिखना। देन एक ओपन वाईफाई होता है, यानी आपने वाईफाई लिया, उसका जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो एडमिन का पासवर्ड होता है, सबको वही मिलता है। आपने वो पासवर्ड चेंज नहीं किया। अब मुंबई से जो ईमेल आए वो ओपन वाईफाई से आए, यानी एक आदमी अपना मोबाइल लेके घूमा मोबाइल और नेटवर्क ढूंढता रहा, जहां ओपन वाईफाई हुआ वो कनेक्ट कर दिया। तो अब अगर पुलिस ढूंढेगी तो उस घर में जाएगी जहां वो वाईफाई लगा हुआ है। इसको तो ट्रेस नहीं कर पाएगी। और ये लोग कंप्यूटर एक्सपर्ट थे कुछ, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट था वही लेके घूमता था, तो ये ट्रेस मुश्किल हो जाता है। देन जो सोसाइटी को लगता है भी ये आदमी गायब रहता है,
पढ़ता नहीं है, ग्रुप बना रखा है, ये ग्रुप कहीं कहीं जाता है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इन्फॉर्म करे, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करे कि भी इन लोगों की एक्टिविटी मुझे संदिग्ध नजर आ रही है। अच्छा, तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग वैसे दिल्ली में किया हुआ था, एक आईज एंड ईयर्स स्कीम बनाई हुई थी। ठीक है। तो उसमें जो लोग घर पे बैठे हैं अपने आसपास देखते हैं, उन लोगों को सबको बीट कांस्टेबल से कनेक्ट करा रखा था। राइट। अगर कोई चीज अनयूजुअल देखते थे तो इमीडिएटली रिपोर्ट करते थे, तो फिर वो पुलिस सतर्क हो जाती पुलिस सतर्क हो जाती थी। बट सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो नहीं करेंगे, अगर उनको कोई चीज अनयूजुअल नजर आती है और उसको रिपोर्ट नहीं करते, तो उससे एक नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में। एक लार्जर स्कीम में पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो आपने बताया तिहाड़ जेल में इंडोक्ट्रिनेट ये हो गए, क्योंकि हर पुलिस वाला आपकी तरह उस तरह वो ट्रेनिंग नहीं लेता है, जैसे आपने स्पेशल सेल लिया या डीसीपी क्राइम आप रहे, वो सारी चीजें। तो बाय एंड लार्ज पुलिस को क्या पता होना चाहिए आपके हिसाब से? कि पुलिस का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है बीट कांस्टेबल सिस्टम, राइट। और उस बीट कांस्टेबल सिस्टम को अगर इफेक्टिवली यूज करें तो पता लग सकता है कि किस एरिया में कौन से लोग गायब हैं, कौन से लोग अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो पुलिस के लोग कोशिश है, अगर उनकी थोड़ी ट्रेनिंग की जाए तो स्पॉट कर सकते हैं कि कोई पॉसिबल रेडिकलाइज तो नहीं हो रहा है एरिया में, उनको समझ सकते हैं। बट ट्रेनिंग होनी चाहिए। देखिए आसान नहीं है कि हर पुलिस वाला समझ जाए देखते कि भाई यहाँ पर कुछ अनयूजुअल है, टेररिज्म का हो सकता है। एक मुझे आपसे जानना है, जो मतलब जैसे पहले लोग गली मोहल्लों में रहते थे, आजकल बड़े टावर्स में रहते हैं, बड़ी सोसाइटीज होती हैं, 20-20, 25-30 माले की बिल्डिंग्स होती हैं। कौन रह रहा है, कौन आके रेंट पे रह गया, कौन चला गया, कुछ पता नहीं चलता। इसमें क्या पुलिस का काम कठिन हो गया है या सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है? पुलिस का काम इसमें सर्टेनली कठिन हो गया है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम सिटी कल्चर में जाएं तो ये नहीं पता कि पड़ोस में कौन रह रहा है। राइट। तो उसको मतलब ही नहीं है कि पड़ोस का आदमी है या नहीं है या कहाँ जा रहा है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी ने एक तरह से एब्डिकेट कर दी है, कहना चाहे तो। और इस केस में पुलिस को भी नहीं पता लगेगा। जो बीट कांस्टेबल जाता है उसको क्या पता लगेगा कि इस घर में कोई आदमी नहीं रह रहा है। बड़ी बिल्डिंग, 4 आदमी रहते हैं, 3 आदमी रहते हैं, 2 आदमी रहते हैं, हर एक के घर में तो झांक के देख नहीं सकता। तो ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मोहल्ला समितिज हैं, जो बड़ी बड़ी कॉलोनी आजकल वहाँ पर आरडब्ल्यू बनी हुई है, वो आरडब्ल्यू की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इस तरह का कोई अनयूजुअल उनको नजर आता है उसको स्पॉट करें, इन्फॉर्म करें। एक मुझे जानने का है कि ये जो एनकाउंटर हुआ, इसमें आपके टीम का एक इंस्पेक्टर जो आपके जूनियर ऑफिसर थे, उनकी जान चली गई। और क्या लर्निंग्स आपकी रही इस जो मुठभेड़ हुई और जिस एनकाउंटर में आपने टेररिस्ट तो पकड़े बट अपने ऑफिसर्स भी खोए, और जो पकड़े गए वो भी अच्छे परिवारों से आते थे, आपने बताया कोई इंजीनियर था, कोई अच्छे पढ़ा लिखा था। आपकी लर्निंग, स्पिरिचुअल लर्निंग क्या थी इसमें से? क्योंकि उन बच्चों की भी ज़िंदगी अब जेल में जाएगी जो शायद उनकी अच्छी लाइफ चल रही थी, अच्छी नौकरी में थे, आपने बताया ये पढ़े लिखे थे बच्चे। तो क्या लर्निंग आप किया? और जो आप ये डिसीजन लेते हैं कि टीम जाए, एनकाउंटर होता है या इनके पीछे जाओ, एक लर्निंग क्या रही इन सब में से? क्योंकि पहले तो मैं क्लेरिफाई कर दूं कि एनकाउंटर कोई पुलिस वाला नहीं करना चाहता। ठीक है, एनकाउंटर तभी पुलिस वाले गोली तभी चलाते हैं जब देयर इज अ टेररिस्ट या कोई पार्टी उन पर गोली चलाती है सेल्फ डिफेंस में। दूसरी चीज, एनकाउंटर के बाद फाइल केस रजिस्टर होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन कोई और टीम करती है, एसडीएम की इंक्वायरी मैंडेटरी है, वो होती है, और फिर अल्टीमेटली जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होता है वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट स्क्रूटनाइज करते हैं। तो कोई पुलिस वाला नहीं करता है जबरदस्ती किसी का एनकाउंटर करते हैं। हमारी टीम भी वहां केवल पकड़ने गई थी उनको, और जब फायरिंग शुरू हुई तो इन्होंने जवाब दिया। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत बड़ा दुख होता है कि जब आपका ऑफिसर जो है जो देश के लिए काम कर रहा है, टेररिस्ट को पकड़ने गया है, उसकी जान चली जाती है और फिर लोग एलिगेशंस लगाने लगते हैं, चाहे वोट बैंक पॉलिटिक्स का हो। इसमें मैं आपको रोकूंगा, मीडिया और पॉलिटिशियन जी क्या ये रोल क्या प्ले करते हैं इस टाइम पे? कभी नेगेटिव हो जाता है? देखिए, मीडिया का जो सही रोल है, फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, और जो आदमी जो मीडिया देखता है, जो आदमी जो अखबार पढ़ता है, वो समझता है ये अखबार मुझे सही रिपोर्टिंग कर रहा है। तो एक फेथ है और उस फेथ को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की ट्रूथफुल फैक्ट्स आने चाहिए, बट
कई बार केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कुछ लोग झूठी सच्ची स्टोरी छापना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये अपने नाम के लिए, ये बड़ा डैमेज होता है। एक तो परसेप्शन क्रिएट होता है, गलत परसेप्शन। हाँ। एंड मेरा व्यू है कि परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटी। राइट। जो मैं बिलीव करता हूं मेरे लिए वही रियलिटी है, यू आर राइट। चाहे रियलिटी कुछ भी हो। दूसरा पॉलिटिशियन अपनी वोट्स के लिए कुछ भी बोल देते हैं। इस केस में बोला, और जब पॉलिटिशियन कुछ बोलता है तो बहुत से लोग विश्वास करने लगते हैं। राइट। मीडिया भी उस तरफ दौड़ लग जाती है, एम्पलीफाई करता है। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल आदमी को फील करना चाहिए, पॉलिटिशियन को फील करना चाहिए कि भाई जो देश के लिए हो रहा है। अगर सपोज कर लो ये नहीं पकड़े जाते इंडियन मुजाहिदीन वाले, बार बार ब्लास्ट कर रहे थे, हर जगह 25, 30, 50, 60 लोग मर रहे थे, तो क्या मरने दें लोगों को? इज इट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस? रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेररिस्ट पकड़े जाएं। टेररिस्ट मे बी बिलोंगिंग टू ए रिलीजियस ग्रुप, but they are not, everybody is not a terrorist there. Right. So we are catching terrorists only. बस हाँ, जो गलत काम करता है जिसने किया है वही पकड़े जाएंगे, वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए, केवल अपनी वोट लेने के लिए एक पूरी कौम को नहीं भड़का देना चाहिए। You're right. तो वो हमने उस समय देखा, और बहुत ही मुश्किल टाइम था पुलिस के लिए उस समय, कि एक तरफ मीडिया है जो झूठी सच्ची स्टोरी छाप रहा है। एक ने तो ऐसी स्टोरी छाप दी कि उसने एक विटनेस देखा है, मिला है उसको, जिसने घर के अंदर क्या हो रहा है वो देखा है, विटनेस ने। अब ये जो फ्लैट था ये 4th फ्लोर पर था जहां पे ये मुठभेड़ हुई है। इसके आसपास के जितने भी वो हैं बिल्डिंग्स, वो 2nd 2 फ्लोर्स की हैं, तो उसको दिखेगा कैसे? 2 फ्लोर में 4th फ्लोर के घर में सब कुछ दिख रहा है उसको क्या हो रहा है। एंड ऐसा विटनेस कभी प्रोड्यूस नहीं हुआ, ऐसा विटनेस कहीं आया नहीं, बट मीडिया में छप गया। मीडिया में पूरा स्टोरी छपी इसकी, और भी स्टोरी छपी कि मोहन चंद को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई, पुलिस वालों ने गोली मार दी। कहाँ की स्टोरी ले आए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत छाप दी कि मोहन को पीछे से गोली लगी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सामने से गोली लगी है। टेररिस्ट ने गोली नहीं चलाई। डर्मल नाइट्रेट टेस्ट एक होता है जो एम्स वालों ने किया, फिंगर का जो है, जो टेररिस्ट का है, उसका हैंड वॉश लिया उन्होंने। हैंड वॉश को CFSL भेजा, जहां से रिपोर्ट आई उनके हाथों पे जो है जो बारूद है वो लगा हुआ है। ना वो तभी हो सकता है पॉसिबिलिटी जब उन्होंने फायरिंग की हो। उनका जो वेपन था, उसकी जो गोली थी वहां पड़े हुए उससे मैच हो गई जो उन्होंने चलाई थी। तो इन सारे एविडेंस थे, उसके बावजूद झूठ लिख रहे हैं। एक मुझे आपसे पूछना है कि जो आम क्रिमिनल होता है वो पुलिस पे जनरली गोली नहीं चलाता, या तो हमने देखा गया है कि जो आम क्रिमिनल होते हैं जो हीनियस क्राइम भी करते हैं पुलिस पे अटैक नहीं करते, पर टेररिस्ट करते हैं। जैसे हमने देखा कि मोहनचंद शर्मा जी की जान गई। एक नो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म की पॉलिसी भी होती है पिछली हर सरकार कहती है कि, तो इनको क्रश करना कितना जरूरी है एक शांत समाज के लिए, उसमें पुलिस को कितना हार्ड होना पड़ता है? बिकॉज इन दी एंड पुलिस को हार्ड होना ही नहीं, ऑफिसर्स को टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कितना मुश्किल होता है ये सब करना जब वो एक्चुअली करते हैं। बिकॉज बाहर बैठ के कमेंट करना तो आसान है, बट जो आदमी कर रहा है, ऑफिसर काम कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। तो कितना मुश्किल होता है ये एक्चुअली करना? क्योंकि जैसे पकड़ना है किसी को, ड्यूटी है पुलिस की। एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज ये है कि आप जिस आदमी को पकड़ रहे हैं वो देश में टेररिज्म फैला रहा है, वो इनोसेंट लोगों को मार रहा है। अब एक मार्केट में ब्लास्ट हो गया, सब कोई भी मर सकता है, कोई भी मर सकता है उसमें कोई, तो उनको पकड़ने में एक जील फील होती है कि भी हमने आगे होने वाले ब्लास्ट को बचा लिया। एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होता है ऑफिसर्स के में, जहां तक उसको पकड़ना है। बट जब झूठी स्टोरी आती हैं तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन आता है कि इतना सब करने के बावजूद उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं। इस केस में भी मेरे ऑफिसर्स आए मेरे से मिलने, एंड पता उन्होंने क्या कहा कि सर हम देश के लिए इतना काम कर रहे हैं जिसमें जान भी जाए, क्या ये लोग हमें फांसी पे चढ़ा देंगे? मतलब क्या हुआ? विदाउट एविडेंस, विदाउट एनीथिंग आप कुछ भी बोल रहे हो। और हमें यहां तक करना पड़ा, जामिया मिलिया के वाइस चांसलर उस समय के, वो कहते हैं टेररिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। मतलब टेररिस्ट में जो लड़के पकड़े गए कॉलेज के, उनके
उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। यानी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टेररिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रहा है। तो मैं मिलने गया था वाइस चांसलर साहब से विद एविडेंस। आप मिलने गए थे? हाँ बिल्कुल, मैंने टाइम लिया उनसे और मैं उनको सारे एविडेंसेस दिखाए। उसके बाद वो चुप हो गए कि उनको समझ गया कि ठीक कर समझ आ गया, फेवर में हमारे नहीं बोले, लेकिन अगेंस्ट बोलना बंद हो गए क्योंकि आपने एविडेंस दिखा दिया। इसी तरह से कपिल सिब्बल साहब जो थे उस समय मिनिस्टर थे, तो एक दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि भाई आप मेरे घर आइए और कपिल सिब्बल साहब आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा तैयार होकर आना। तो मैं फिर अपने एविडेंसेस सारे लेके गया। मेरे लैपटॉप पे थे सारी चीजें और उन्होंने मुझे जितने भी अखबारों में कटिंग्स थी उनके पास थी, एक एक करके उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो मैंने उनको नक्शा बना के बताया पूरा कि भाई ये सीन था और यहाँ कौन कौन आदमी था। मैंने एक एक चीज बताई घर के अंदर की। उसके बाद उनके हर सवाल का जवाब दिया, गोली की यहाँ क्यों लगी, गोली यहाँ क्यों लगी, जो भी उन्होंने सवाल पूछे। टोटल डिस्कशन करीब 1.5 घंटे का चला मेरा उनसे। 1.5 घंटे। और जब मेरा उनके क्वेश्चंस खत्म हो गए तो मैंने उनसे भी कहा कि सर मुझे भी कुछ बोलने का अगर आप इजाजत दें। तो उन्होंने कहा बताओ। फिर मैंने उनको एविडेंस दिखाए सारे। एविडेंस देखने के बाद उन्होंने कहा भी मैं कन्विंस हूँ कि इट इज जेन्युइन है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को बताऊंगा कि इससे कैसे। यस, इट इज अ जेन्युइन केस। राइट। एंड शाम को उनका मेरे पास फोन आया एंड ही टोल्ड मी कि ही हैज कन्वेड टू द प्राइम मिनिस्टर। राइट। सो आपको जगह जगह जाके समझाना पड़ा लोगों को कि भाई एविडेंस है, आप विश्वास मत करो झूठी बातों पे। मीडिया का भी हमने किया, फिर मीडिया से भी बात की, समझाया उनको। धीरे धीरे चीजें ठीक हुई। बट फिर NHRC ने इंक्वायरी की, उन्होंने लिखा कि एनकाउंटर जेन्युइन है। उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो लीगल स्क्रूटनी सारी इसकी हुई, सब चीज ठीक निकली। उसके बाद भी कुछ लोग बोलते रहते हैं, कभी कभी जब भी इलेक्शन आता है कोई ना कोई कमेंट कर देता है, जस्ट फॉर टेकिंग इलेक्टोरल बेनिफिट। छोटे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक नेशनल पॉलिसी ऑन टेररिज्म होनी चाहिए कि कोई भी आदमी टेररिज्म पे जो लोग पकड़े गए हैं उनके फेवर में तब तक नहीं बोलेगा जब तक उसके पास एविडेंस ना हो। एक चीज मैं आपसे लास्ट पूछना चाहूंगा कि पुलिस का क्रिटिसिज्म बहुत होता है, लेकिन बहुत बार लोग कहते हैं कि अगर कुछ नहीं हो रहा है इसका मतलब पुलिस काम कर रही है, क्योंकि अगर कुछ हो रहा होता तो इसका मतलब पकड़ा नहीं गया। तो आप ये कहते हैं जब सब शांत चल रहा है तब पुलिस को थैंक यू बोलना चाहिए? देखिए, जब टेररिज्म के इंसिडेंट नहीं होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इफेक्टिवली काम करती है। और बहुत सारे केसेस में टेररिस्ट ऑपरेट करने से पहले पकड़े जाते हैं। ऑपरेट करने से पहले? यस, बट आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑलवेज सक्सेसफुल नहीं, और इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। हाँ, पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। ऑलवेज सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर एक चूक होगी टेररिस्ट नेटवर्क हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क से तो इंसिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इंसिडेंट कोई भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स टेररिज्म अंडर कंट्रोल है, टेररिज्म फिनिश हो गया है उस एरिया में, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है पुलिस के लिए। और ये सर्टेनली पुलिस का जॉब ऐसा है, थैंकलेस जॉब है। तो जब कुछ नहीं होता तो ये सोचते हैं कि ठीक है कुछ नहीं कर रहे हैं लोग, बट उस समय भी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस एजेंसीज कार्रवाई कर रही होती हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट था लोगों के लिए जानना कि जब कुछ नहीं हो रहा होता है तो एक्चुअली पुलिस काम कर रही होती है, तब भी कुछ नहीं होता है। बट काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आज सीखने को भी बहुत कुछ मिला। काफी लर्निंग्स थी ये इंसिडेंट में से। और अगर लोगों को जानना हो तो मैं कैमरे पे बता देता हूँ, कर्नल सिंह IPS इसके ऑथर है। ये इंग्लिश और ये हिंदी की किताब है। मैं देखूंगा बाटला हाउस नाम है इंग्लिश में, ट्रेल ब्लेजिंग अकाउंट फ्रॉम ऑफिसर हु स्पीयरहेडेड द ऑपरेशन एट बाटला हाउस। हिंदी में ऑपरेशन बाटला के प्रमुख की कलम से सनसनीखेज खुलासा, बाटला हाउस एनकाउंटर का सच। ये किताब है, आप इसको खरीदिए, इसको पढ़िए। और इसमें काफी और ज्यादा डिटेल्स है, तो पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा और कुछ सीखने भी मिलेगा। क्राइम की बात है तो इंटरेस्ट की भी बात है आपकी। और आप सब जुड़े हमसे। सर, आपने हमको टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।